करुणा जी अपने बेटे से दूर दूसरे घर में रहती थी। उनका बेटा शहर के बीचों बीच एक फ्लैट में रहता था। करुणा जी अपने पति के द्वारा बनाए गए घर में ही रहती थी, क्योंकि बेटा और बहू उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए वह आत्मसम्मान से अपने घर में रहती थी, लेकिन वह अपने पोते और पोती से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वह अपने पोती और पोते पर जान छिड़कती थी। जब उनके पोता और पोती स्कूल जाते थे तो वह उनकी राह अक्सर देखा करती थी, क्योंकि वह दोनों उसी रास्ते से अपने घर आते जाते थे। जिस रास्ते पर करुणा जी रहती थी, वह अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। वह अपने साथ में चॉकलेट के पैकेट रखे हुए थे कि मेरे पोते और पोती आएंगे तो उन्हें खाने के लिए मैं दूंगी। जब कोई कार वहाँ से गुजरने को होती तो उन्हें लगता शायद वह दोनों आ गए हैं, लेकिन वह फिर चुपचाप बैठ जाती। कुछ समय बाद दूसरी कार वहाँ से गुजर ही रही थी कि वह रुक गई और उसमें से दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, दादी माँ हम दोनों आ गए। उनकी आवाज़ सुनते ही करुणा जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और खुशी के मारे करुणा जी के आंखों से आंसू आ गए और कार में बैठे दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। रोजाना की तरह वह अपने पोता और पोती का प्यार और ममता लुटाए जा रही थी और उन्हें चॉकलेट देते हुए, लो आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर रखी हूँ। चॉकलेट देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। यही समय होता है जब उनकी दादी उनसे मिलती हैं। दादी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाया, फिर उनसे दोबारा से लिपट गईं। जब तक 4-5 बार गले ना लगा लेती तब तक उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। कार का ड्राइवर, जो हमेशा दादी माँ की ममता और बच्चों का अपनी दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। जब भी बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो वह कार लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी भी यह अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को लाड़ दुलार करते समय दादी माँ का ध्यान ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें अपने पोते पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। करुणा जी तभी ड्राइवर से पूछती हैं, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सुरेश, ड्राइवर ने कहा। तो सुरेश नाम सुनकर करुणा जी अचानक से चौंक गईं और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो इन बच्चों के दादा जी का नाम हुआ करता था। बहुत सम्मान और रोब हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर इस दुनिया से। यह कहते कहते उनका गला भर आया। अब चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है। मेम साहब राह देख रही होंगी। कार ड्राइवर कहने लगा, हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी तो तू मुझे मिल गया, जो इतना ध्यान रखता है मेरा। करुणा जी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और ढेरों आशीर्वाद दिया। यह सुनकर ड्राइवर के आंखों में आंसू आ गए। करुणा
जी की आंखों में आंसू उनके आंखों से गाल तक आ गए थे। तब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ करती हैं और संतुष्ट हृदय से घर के अंदर चली गईं। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, करुणा जी के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा बाहर ही कुर्सी पर बैठी रहती थी और जब कार ड्राइवर नहीं आता था तो वह समझ जाती थी कि आज स्कूल की छुट्टी है। कार ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी अम्मा जी के जीवन में कैसे कैसे दुख आए होंगे, जिसके कारण वह इस हालत में आज हैं। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई तो यह सोचकर कि कहीं अम्मा जी बच्चों का इंतज़ार करते करते बाहर कुर्सी पर ही ना बैठी रहें, कार ड्राइवर सुरेश करुणा जी को सूचित करने आ गया। उस दिन सुरेश को जाने की जल्दी नहीं थी और करुणा जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल बांटने के लिए। तो उस दिन उनको अंदर बुलाने पर सुरेश उनके घर के अंदर चला गया और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गया। उस चारपाई पर एक पुरानी सी दरी बिछी हुई थी और पास में पानी से भरी एक टंकी भी रखी हुई थी और कुछ दो चार धार्मिक पुस्तक जिन्हें अकेले में पढ़ लिया करती होंगी। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में कोई और था भी तो नहीं उनके पास। कुछ दिन बच्चों से भी नहीं मिल पाएंगी, यही सोचकर करुणा जी का मन निराशा और उदासी से भर उठा। फिर सुरेश के पास आकर चारपाई पर बैठ गईं और हालचाल पूछने लगीं। धीरे धीरे वह अतीत में चली गईं और वह सुरेश से कहती हैं, कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी। भरे पूरे संपन्न घर की जिंदगी हुआ करती थी कभी मैं, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा, मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुरेश उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी यह कोई नहीं जानता। तब करुणा जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। और पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की दीपशिखा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब ही खुल गए हों। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू को देखने आते तो उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते थे। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो कोहिनूर है, कोहिनूर। अरे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी जॉब में प्रमोशन मिल गया, सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई थी, तो उसने एक अच्छी जगह शहर के बीचों बीच में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े शौक से चल पड़ी बेटा और बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। धीरे धीरे बहू के रवैये में बदलाव आने लगा। वह अब बात बात पर गुस्सा करने लगती थी।
जो बहू स्वभाव की नरम अच्छी थी वह अब बदल गई थी और बेटा भी मुझे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने और आंखें दिखाने लगा। लेकिन मैं आज तक यह नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की बड़ी होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख लें, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर ही नहीं था कि मैं शांत रहकर 2 रोटियां खाती रहूं, लेकिन मैं किसी भी बात पर अपनी राय ना दूं। बहू आए दिन पार्टियों में जाती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 12 बजने को आए और बहू अपनी पार्टी से लौटी नहीं थी। हाल में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी दीपशिखा की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी कार की आवाज़ सुनाई दी। जब दीपशिखा को घर के बाहर देखा तब जान में जान आई थी। हम दोनों माँ बेटे के। बहू जब घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया, इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। बहू के कपड़े से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। तब मैंने बहू को सिर्फ समझाते हुए कहा, बहू, अच्छे घर की बहू को यह सब शोभा नहीं देता और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहते ही दीपशिखा ने हंगामा खड़ा कर दिया और वह मुझे बातें सुनाने लगी और नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। और उसके बाद मेरा अपना बेटा रमन भी उसे समझाने के बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या है। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी, उसे इस तरह सड़क पर आने देना नहीं चाहती थी। आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना भी नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहे। रमन तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन यह कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटा बहू के व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए टाइम काटने के लिए घर पर रहकर मुरब्बा बनाने का काम करने लगी। मुरब्बा बनाकर पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बहू को वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती थी, माँ जी, पूरे घर को आपने कबाड़ खाना बना के रखा है। अरे सारा दिन घर में आपकी वजह से कोई न कोई मुंह उठाकर मुरब्बा लेने चला आता है। अरे यह घर है मेरा, कोई कबाड़ खाना नहीं है। बंद कीजिए यह तमाशा अभी के अभी। बहू को मेरा यह काम करना भी पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे मुरब्बा बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और अब करुणा जी लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा बनाने लगी। यह बात जब दीपशिखा को पता चली तो इस पर भी वह भड़कने लगी और कहती है, जब हम घर में मुरब्बा नहीं बनाने देते तब तुम चुपके से लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा बनाती हो। अब उन्हें बाहर भी मुरब्बा बनाने नहीं देती थी। अगर वह बनाने जाती भी थी तो दीपशिखा घर में कलेश किया करती थी। वक्त
बीतता गया और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक आस चाहिए थी, लेकिन ना जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना नहीं चाहती थी। जब भी उनको प्यार करना चाहती थी, उसके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे मेरे दोनों पोते पोती बड़े हो रहे थे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। बस सारा दिन दादी दादी करते थकते नहीं थे, लेकिन बहू को यह भी मंजूर न था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और रमन से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारे दोनों ही बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे आगे अब जुबान भी लड़ाने लगे हैं और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान तक नहीं देते। मैं कह देती हूँ, केवल तुम्हारी माँ ही हैं हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा ही गुस्से में आग बबूला होते हुए भड़कने लगा मुझ पर। आए दिन बहू भी बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और मेरा बेटा खड़े खड़े अपनी माँ का अपमान देखता रहता था। फिर भी जैसे तैसे मन मारकर मैं उसके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई तो टांग में चोट लगने के कारण ढंग से चलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं 2-4 दिन बाहर अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाई थी। यह बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फ़ोन पर कहते हुए सुना, अपनी सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती हैं बुढ़िया। पहले कम से कम बाहर तो चली जाया करती थी, मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। घर में बैठे बैठे तो बच्चों के खाने पीने की चीज़ों पर बस नज़र ही मारती रहती हैं। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से यह सुनकर मैं हैरान थी कि मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को नज़र क्यों लगाऊंगी और बहू दूसरा इंतजाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन रमन ने मुझे वृद्ध आश्रम में रहने का सुझाव दिया। मुझसे कहने लगा, माँ तुम्हें यहाँ ना तो आराम है और ना ही मन की शांति है। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धा आश्रम में सुख शांति से रहोगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोचने लगी कि आजकल मैं जिसे अपना बेटा कहती थी वह मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की पट्टी मेरी आँखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और दर्द से बिलख कर रो पड़ी थी। बेटा, यह केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्धाश्रम में दूसरों पर निर्भर रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था तो मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन से और आँखों में आंसू लिए अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से तो जी रही हूँ। बस
मेरी जान बसी है तो अपने दोनों पोते पोती में। कितने बेबस आँखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन, जब मैं उस घर को छोड़कर निकली थी। पल पल तड़पती रही। 2 साल बीत गए। इस बात को बोलते बोलते करुणा जी का गला भर आया। लेकिन बेटा, मुझे तो अब आदत सी हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, यही सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई न कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह माया को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भवसागर पार कराएगा। यह धार्मिक पुस्तक देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती हैं। कुछ देर बैठकर इन्हें ही पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में निकल जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकल जाता है। बोलते बोलते करुणा जी अचानक खड़ी हुई और सुरेश को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में 2 कटोरी में मुरब्बा ले आई। बेटा, बहुत देर से बातें करते हुए कुछ खाया नहीं, इसलिए मुरब्बा ले आई। करुणा जी के ऐसा कहने पर सुरेश उन्हें मना नहीं कर सका और उनके साथ खाने लगा। सुरेश कहता है कि अम्मा, मुरब्बा बहुत अच्छा बनाया है। इस पर करुणा जी हंसते हुए बोली, मुरब्बा तो मैं बेटा घर पर ही बनाती हूँ। यह मुरब्बा खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है तो इसे ही खा लेती हूँ। और अब इस उम्र में पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? मुरब्बा बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट मुरब्बा खाया। इसे खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। जब माँ थी तो वह भी ऐसा ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनाया करती थी। मुरब्बा खाकर सुरेश खुश हो गया था। करुणा जी का शुक्रिया करके वह जाने लगा तो तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा उठाकर ले आई। तुझे मुरब्बा इतना पसंद आया तो यह एक डिब्बा मुरब्बा लेकर जा, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। करुणा जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर सुरेश का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब उसने करुणा जी से बातें की तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो सुरेश को लगा कि अम्मा से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे करुणा जी के घर जा पहुंचा। करुणा जी भी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी रामायण पढ़ रही थी। उसे देखकर उत्साह से भर गईं और फिर वह बोली, बेटा, बच्चों की छुट्टियां कब तक हैं? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें तरस गई हैं। अम्मा, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है। अब वह वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? यह तो अच्छा नहीं किया। उन दोनों ने अपने पोते
पोती का चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता मैं कैसे जीऊँगी। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला ले। करुणा जी यह सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी अभी भी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए लेकर जाऊंगा तो मैं आपसे मिलवा दिया करूँगा। एक बात तो मैं भूल ही गया था। क्या हुआ बेटा? माँ जी, जो मुरब्बा आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। और हाँ, उस दिन मेरे घर पर मेरे ससुराल वाले आए हुए थे। वह तो आपके हाथों के बने मुरब्बे के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझसे विनती की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा दूं। सुरेश के कहने पर करुणा जी ने उनसे मिलने के लिए तैयार हो गईं। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। करुणा जी घर के बाहर ही बैठी थी। गाड़ी में से मुरब्बे के फैक्ट्री के मालिक सुरेश के साथ बाहर निकला। वह एक युवा कारोबारी था। करुणा जी के पास पहुंचकर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, उस दिन मैंने आपके हाथ का मुरब्बा खाया। सच बताऊं तो मैंने बहुत लोगों के हाथ का मुरब्बा खाया, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट मुरब्बा नहीं खाया। मैं दरअसल आपसे पूछना चाहता था कि आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी। यह बात सुनकर करुणा जी कुछ हैरान सी रह गईं और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए बोली, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ? फिर वह व्यक्ति बोला, माँ जी, आपके पास जो अनुभव है मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उनकी बात सुनकर करुणा जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। करुणा जी की बात सुनकर वह फैक्ट्री का मालिक उनके चरणों में बैठ गया और बोला, अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। आपको लेने के लिए हर रोज़ ड्राइवर आएगा, आपको गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर मुरब्बा बनाने वाले लोगों को निर्देश देने का काम करना है। उसकी बातें सुनकर करुणा जी सोच में पड़ गईं और सोचने लगीं कि घर पर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में सुरेश बोला, अम्मा जी, आपको कोई
परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। सुरेश की बात सुनकर करुणा जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आ गया और उन्होंने अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने करुणा जी के मुरब्बे को एक स्पेशल ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा गया घर वाला मुरब्बा। मुरब्बे के पैकेट पर करुणा जी की फ़ोटो भी लगवाई गई। करुणा जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री के मुरब्बे की बिक्री दुगनी हो गई। शहर में जगह जगह पर करुणा जी के मुरब्बे के विज्ञापन के बैनर लगा दिए गए। सुरेश ने अपनी गाड़ी के पीछे भी लगाया। करुणा जी के अनुभव और लगन से उनका मुरब्बे का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ढेर सारा मान सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ करुणा जी पहले से अधिक स्वस्थ भी रहने लगी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक आने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री की वर्कर्स के साथ साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब सुरेश बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर आया तो दीपशिखा ने उनकी गाड़ी के पीछे बैनर लगा हुआ देखा जिस पर उनकी माँ-जी की फ़ोटो भी लगी हुई थी। यह देखकर वह चौंक गईं और तुरंत सुरेश से इस बारे में पूछने लगीं। फिर सुरेश ने उन्हें करुणा जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें मुरब्बे की फैक्ट्री में काम मिला और वह उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर काम कर रही हैं। यह सब बातें सुनकर दीपशिखा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह बेहोश होते होते बची। पीछे खड़ा रमन भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर दीपशिखा बोली, सुना आपने? जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे, उन माँ जी ने अपने हुनर की वजह से कितनी जान पहचान हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर रमन बोला, अगर तुमने पहले ही माँ को मुरब्बा बनाने से ना रोका होता तो आज इतना पैसा वह कमा रही हैं वह सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन करुणा जी के पास दीपशिखा का फ़ोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फ़ोन देखकर करुणा जी को कुछ हैरानी सी हुई। वह फ़ोन पर यह सुनकर दंग रह गईं। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि रमन का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब करुणा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बेटे के मोह में खींची चली गई। वह रमन को मिलने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो उन्होंने देखा वह कपा देने वाला था। उनका बेटा अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। उनकी बहू दीपशिखा स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंतित अवस्था में उसके पास बैठी हुई रोए जा रही थी। जैसे ही करुणा जी को देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई।
उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए ना, यह सब क्या हो गया। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए करुणा जी ने उसे दिलासा दिया। फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गईं। करुणा जी अपने बेटे और बहू को दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की यह हालत देखकर रो रहा था। स्वयं को संभालते हुए करुणा जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है? बहू ने रोते हुए बोली, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में काफ़ी चोट आई है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और गहने बेचकर सब मिलाकर 2 लाख ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा, यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से उनकी यह हालत। करुणा जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम रमन का ध्यान रखो। करुणा जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और रमन का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। रमन कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा था। तब रमन घर भी आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे एक ही बात सता रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। वही तकलीफ आने पर माँ बिना देर लगाए ही उनकी मदद करने के लिए भागी चली आई। पश्चाताप करते हुए रमन अपनी पत्नी को लेकर करुणा जी के पास फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर जाकर करुणा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह फैक्ट्री के मालिक और वर्कर्स के साथ मीटिंग में जा रही हैं। कुछ समय के बाद जब वह बाहर निकलीं, अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो गईं। उन्हें अपने ऑफिस में ले गईं। चपरासी से कहकर उनके लिए चाय मंगवाई और रमन से हालचाल पूछने लगीं, परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा रमन और दीपशिखा अपने आप को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। और उधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन रमन को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ अब आप हमारे साथ ही रहोगी। हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके बावजूद आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। हम बहुत शर्मिंदा हैं माँ। इस पर करुणा जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुम मुझे घर से बाहर निकलने को ना कहते तो मैं आज भी वही दुख भरी जिंदगी जी रही होती। वहाँ से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली है बेटा। बूढ़ी माँ कोई घर का पड़ा हुआ फालतू सामान नहीं होती कि जब चाहे इसे फेंक दिया जाए और जब चाहूँ तो इस्तेमाल कर लिया जाए। अरे अपने ही पोते और पोती के साथ मेरा हंसना बोलना भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर रमन और दीपशिखा की नज़रें शर्म से झुक गईं।
उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन करुणा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। इतने में फैक्ट्री के मालिक अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में आया और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम जी, जन्मदिन मुबारक हो। यह नज़ारा देखकर दोनों बेटा और बहू शर्म के मारे ज़मीन में ही गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। सब लोगों ने करुणा जी को चारों तरफ से घेर लिया था और करुणा जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद किसी ने उनका जन्मदिन याद रखा था। यह सब देखकर बेटा और बहू वहाँ से चले गए और पश्चाताप की अग्नि में अपना जीवन बिताने लगे। अब वह अपने बच्चों को अपनी दादी से मिलने से कभी मना नहीं करते थे। वह परिवार सहित करुणा जी के घर पर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे करुणा जी के मन में भी अपने बेटे और बहू के लिए प्यार आने लगा और एक दिन करुणा जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ ही रहे, ताकि मैं भी अपने पोते और पोती के साथ खुश रह सकूं, उन्हें देख सकूं, उनके साथ समय बिता सकूं। यह सुनते ही बेटे और बहू फूले नहीं समाये और तुरंत करुणा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और यह आश्वासन दिया कि अब यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब से सब परिवार एक साथ रहने लगे। अब सब बहुत खुशी से रहते थे। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।